नमस्कार। एक बार पुनः हम लोग आज इस वीडियो फ्री का इवनिंग शिफ्ट 27/12/2021 का जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 है और इसकी लाइंस कुछ इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं। कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे, ए बी के पास बैठा है और सी डी के पास है। अब यहाँ पे अगर हम लाइन ध्यान से समझे तो कुछ मित्र एक बेंच पर बैठे, मतलब इस बेंच पे कुल कितने मित्र बैठे इसकी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट वाइज अरेंजमेंट करते, जो इंफॉर्मेशन पड़ी उसको देखते हैं। तो ए बी के पास बैठा है, अर्थात क्या हुआ कि अगर बेंच पे मान लीजिए आप कुछ इस प्रकार से ये ए और बी को बैठाते हैं, तो यदि ए यहाँ है तो इसके पास में बी को बैठाना है। ठीक है। अब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जब आपको ये नहीं दिया हुआ हो कि व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे, तो उस समय आप ये मान लिया करें कि जो व्यक्ति हैं वो सारे के सारे व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। क्लियर? तो अगर ए बी के पास बैठा है तो क्या हो सकता है कि ए के दाईं ओर बी हो सकता है या फिर ए के बाईं ओर बी हो सकता है। अर्थात आपके पास ए बी के पास बैठा है, इसकी दो संभावनाएं बन रही, ये आपने दो संभावनाएं लिखी। दूसरा पॉइंट आपने पढ़ा है और सी डी के पास है तो सेम वही, सी डी के पास है तो सी यहां लिख दो, यहाँ पे डी लिख दो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ सी आएगा तो यहाँ पे कौन आएगा, डी। तो सी किसके पास में बैठा है, डी के पास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डी ई के साथ नहीं बैठा है। अब डी ई के साथ नहीं बैठा, अर्थात थर्ड पॉइंट क्या बना आपके लिए, अगर मान लीजिए बेंच में यहाँ डी बैठा है तो इस स्थान पे डी के पास में ई नहीं आना चाहिए, या फिर आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि जहां ई बैठा है तो उसके पास में डी नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई बेंच के बाएं तरफ के किनारे पर बैठा है और सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आपके पास कंफर्मेशन वाली लाइन बनी कि एक पंक्ति है या एक बेंच है। इस बेंच में सी दाईं ओर से दूसरे स्थान पर और ई बाएं तरफ के किनारे पर बैठा है। तो ये ई हुआ, ई बाएं तरफ के किनारे पर, और सी दाएं से दूसरा, तो ये दाएं से पहला, ये दाएं से दूसरा, और यहाँ पे आपने लिख दिया सी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए बी के दाईं ओर है, ए बी के दाईं ओर है, तो आप देखिए ये जो फर्स्ट पॉइंट आपने बनाया था ए बी के दाईं ओर है, तो अगर फर्स्ट पॉइंट की ये फर्स्ट कंडीशन बनाए तो यहां से तो आपके पास बी ए के दाईं ओर है, परंतु प्रश्न क्या बोला है कि ए बी के दाईं ओर है, तो आपके पास ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे बी बैठेगा और बी के दाईं ओर चलेंगे और उसके बाद आपको कौन मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। आगे पढ़ते हैं। और ई के दाईं ओर है, तो क्या बोल रहा है कि ए बी के तो दाईं ओर है और ई के भी क्या है, दाईं ओर है, तो अर्थात यहाँ पे ई बैठा है, मेन अरेंजमेंट में आ जाए, ई के दाईं ओर आपको ए लेना है और बी के भी दाईं ओर ए लेना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, अंतिम पॉइंट, ए और सी एक साथ बैठे, तो ए और सी एक साथ बैठे, अर्थात क्या हुआ कि मैं यहाँ पे सी देख रहा हूं तो सी के दाईं ओर ए बैठा दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ अगर ए बैठाया तो अब क्या कह रहा है कि ए बी के दाईं ओर बैठा है। अब अगर ए बी के दाईं ओर बैठा है तो आप इस स्थान पे किसको ला सकते हैं, बी को ला सकते हैं। ठीक है, अब बी को लेके आ गए, यहां तक तो समझ में आया होगा। अब इसी का एक अरेंजमेंट ये भी बन सकता है, देखो क्या, ई बाएं किनारे पे है, सी दाएं से दूसरा है और ए सी के ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए सी यहाँ बैठा है तो सी के या तो दाईं ओर ए हो सकता है या फिर बाईं ओर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे इस अरेंजमेंट में सी के दाईं ओर ले लिया, यहाँ पे बाईं ओर ले लिया। ठीक है, अब ए बी के दाईं ओर बैठा है, तो अगर ए बी के दाईं ओर बैठा तो यहाँ पे आप किसको लेंगे, बी, ए बी के दाईं ओर बैठ गया। ठीक है, अब ए बी के दाईं ओर हो गया। यहाँ देखना इसमें भी ई के दाईं ओर ए है और बी के भी दाईं ओर है क्या, ए। ठीक, सारे पॉइंट आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे जो थे पॉइंट्स। अब आप जो पॉइंट स्किप थे उनको देखना, ये पॉइंट तो कनेक्ट कर दिया,
बी के दाईं ओर ए लेना था। आगे देखो, सी और डी साथ में बैठने चाहिए। अब सी और डी साथ में बैठने चाहिए, तो ये जो आपने फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ड्रॉ की है और ये सेकंड कंडीशन ड्रॉ की है, सी और डी साथ में बैठने चाहिए, ये लिखा हुआ है आपके पास सी और डी साथ में है। तो यहाँ पे देखो सी आ गया, तो सी के दाईं ओर तो ए बैठा है और बाईं ओर भी बैठा है, तो सी और डी साथ में नहीं हो सकते, अर्थात ये अरेंजमेंट आपका कट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाए, ये आपका फाइनल अरेंजमेंट या फाइनल सोल्यूशन की तरफ जाएगा। तो सी डी साथ में बैठने, तो यहाँ पे आपने लिख दिया डी, सी और डी साथ में बैठ गए। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी कट कर दो आप। आगे पढ़ो थर्ड पॉइंट, डी के पास में ई नहीं होना चाहिए या डी ई पास में नहीं होने चाहिए। अब अगर डी और ई पास में नहीं होने चाहिए, तो आप देखिए यहाँ पे ये डी बैठा है, यहाँ पे ई बैठा है, डी पास में भी नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये आपके पास फाइनल अरेंजमेंट बना या व्यवस्थीकरण बना। अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है, ए बीच में बैठा है। अब ए किसके बीच में बैठा है, आप देख पा रहे हैं ए बी और सी के बीच में बैठा है, तो बी और सी के बीच में आप ऑप्शन नंबर सेकंड देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड या फिर बी। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको कंप्लीट सेटिंग एलिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ एक कथन के पश्चात 4 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ दिए गए। ठीक है, आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। सभी निष्कर्षों को पढ़कर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से तार्किक रूप से दिए गए कथनों का अनुसरण करते हैं, सामान्य ज्ञात तथ्यों की अनदेखी करते हुए। ठीक है, यह आपका जो टॉपिक है वैसे पहचान गए होंगे आप लोग, न्याय वाक्य का क्वेश्चन है, तो वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं इसको। चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि कुछ मस्खरे पुरुष है, तो कुछ मस्खरे पुरुष है, तो आपने लिखा कुछ मस्खरे पुरुष है। कोई भी पुरुष साइकिल नहीं, कोई पुरुष साइकिल नहीं। ठीक, पहला पढ़ते हैं, कोई भी मस्करा साइकिल नहीं है, तो कोई भी मस्करा साइकिल नहीं। मस्करे और साइकिल में आपके पास वेन डायग्राम के द्वारा कोई भी संबंध ज्ञात नहीं हो रहा है, अतः ये सत्य नहीं है। कोई भी पुरुष मस्करा नहीं है, कोई भी पुरुष मस्करा नहीं, परंतु यहाँ देख रहे हैं कुछ मस्करे पुरुष थे, तो आपके पास कुछ पुरुष मस्करे होंगे, अर्थात ये भी असत्य हो गया। तीसरा, कुछ मस्करे साइकिल है, कुछ मस्करे साइकिल है, तो मस्करे साइकिल में वापस से कोई संबंध नहीं है, तो हम लोग इसमें भी कंफर्म नहीं है। कुछ पुरुष मस्करे, हाँ जी, क्योंकि कुछ मस्करे आप देख रहे हैं पुरुष है, तो कुछ पुरुष मस्करे हैं, ये निश्चित रूप से सत्य हो गया। तो आपके पास विकल्प देखिएगा, तो यहाँ पे केवल फोर्थ अनुसरण करता है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प क्रमांक बी। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न में ईदर और से संबंधित ऑप्शन नहीं बनाया हुआ है, अतः हम लोग ये जो या तो या वाली शर्त होती है कि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ये शर्त को ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि विकल्पों में वो विकल्प दिए ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्या श्रेणी में गलत पद ज्ञात। ठीक है, गलत पद ज्ञात करना। देखो सबसे पहले संख्या श्रेणी पहचानना सीखो। आप देखो यहाँ पे 325, फिर 259, फिर 202, फिर 160, फिर 127, फिर 105, फिर 94, अर्थात संख्याओं के मध्य अंतर बहुत अत्यधिक अचानक से नहीं हुआ, अर्थात 325 से 259 में बहुत ज्यादा गैप नहीं है। ठीक, यदि यहाँ पे 325 है और यहाँ 259 की जगह मान लीजिए 5 लिखा हुआ होता, तो ये 325 और 5 में बहुत अत्यधिक डिफरेंस है, अत्यधिक अंतर है। जब अत्यधिक अंतर आए तब उस समय हम कहते हैं कि दी गई श्रृंखला भाग पर आधारित हो सकती है। ठीक है, तो ये दी गई श्रृंखला भाग पर आधारित तो नहीं दिख रही है हमें, तो यहाँ पे क्योंकि आपके पास 325 259 में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, फिर इसी प्रकार 259 और 202 में भी बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो आप देखिए 325 और 259 में यदि आप गैप देखें तो यहाँ पे कितने का कम हो रहा है, -66। 259 से 202 जा रहे हैं, तो आपके पास देख पा रहे हैं गैप हो रहा है 57 का। 202 से 160 पे जा रहे हैं, तो आपके पास गैप जो हो रहा है वो हो रहा है 42 का। 160 से 127 पे जा रहे हैं आप, तो गैप हो रहा है आपके पास 33 का। 127 से 105 पे जा रहे हैं, तो गैप हो रहा है आपके पास 22 का।
और 122 से 94 पे जा रहे हैं तो गैप होगा 11 का। ठीक, अब आप संख्या को केयरफुली पढ़ना देखें तो देखो यहाँ पे 11 का गैप हुआ, 11 के बाद 22 का गैप हुआ, 22 के बाद 33 का गैप हुआ, 33 के बाद यहाँ पे 42 का गैप है, यहाँ पे 57 का गैप है, परंतु यहाँ पे देखो कितने का गैप है, 66। तो हम क्या देख रहे हैं कि 11 का टेबल चल रहा है, 11, 22, 33, फिर उसके बाद में आपके पास 42 का गैप हुआ, इसको मैंने डैश कर दिया, उसके बाद 57 का गैप हुआ, इसको डैश कर दिया, और उसके बाद देखो गैप आया 66 का। तो आप क्या देख रहे हैं, 11, 22, 33, तो अगला क्या आना चाहिए, 44 का गैप, अगला क्या आना चाहिए, 55 का गैप, उसके बाद क्या आना चाहिए, 66 का गैप आना चाहिए। अर्थात आपके पास 66 के बाद जो गैप आना चाहिए था वो 57 का नहीं आना चाहिए, वो कितने का गैप आना चाहिए, 55 का। तो 259 में आप 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 204। अब जैसे ही 204 आएगा तो 204 और 160 में जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है, 44 का। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे कि गलत ज्ञात करना था, 202 आपका गलत लिखा हुआ है, इसके स्थान पे 204 होना चाहिए था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रक्त संबंधित प्रश्न। निम्न प्रश्न नीचे दी गई सूचना पर आधारित है। ये कुछ आपको a गुणा b का अर्थ दे रखा है, a b की मात्रा, इसी प्रकार से a माइनस बी, a प्लस बी, a भाग b के अर्थ दे रखे हैं। तेरा r भाग m माइनस k में k m से किस प्रकार संबंधित है। तो आपके पास एक अभिव्यक्ति है, r भाग m माइनस k में k m से किस प्रकार संबंधित है, मतलब k का संबंध किससे ज्ञात करना है, m से। डायरेक्टली कर लेते हैं इसको, m माइनस k, a माइनस बी का अभिप्राय क्या, a b का भाई है, तो यहाँ पे m किसका भाई होगा, k का। अब m तो k का भाई हो गया, परंतु k का संबंध m से पूछा गया, तो k या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, अर्थात या तो ये पुरुष होगा या फिर ये महिला होगा। अगर k पुरुष है तो k m का भाई लगेगा, और अगर महिला है तो ये इसकी बहन लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, के एम का या तो भाई है या फिर बहन है। ये देख रहे हैं, के एम का भाई अथवा बहन है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या गिनिए। चलिए त्रिभुजों की संख्या गिनिए, ध्यान से गिनने की कोशिश करना। देखिए आपके पास सबसे पहले मैं इस शेप की बात करूं तो ये देखो, एक, ये दो, और ये टोटल हो गया 3। ठीक है, कई टीचर्स यहाँ पे ट्रिक भी बता देते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास ये ट्राइंगल बनाया, एक बार वापस करेक्ट कर देते हैं। ये मान लीजिए आपने एक त्रिभुज बनाया, अब इसमें कहते हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर, तो वो क्या कहते हैं, एक लिखो, दो लिखो, एक और दो को जोड़ दो, 3 हो गया। ठीक है, तो ये तो बेसिक ट्रिक लग गई यहाँ पे, तो आप इसको देखें ध्यान से, तो आप एक देख पा रहे हैं, एक के बाद ये दो हुआ, दो के बाद ये कितना हो गया, 3। ठीक है, यहाँ पे मैं इरेज करता हुआ चलूंगा ताकि आपको बहुत क्लियरली चीजें समझ में आ जाए। चलिए, तो ये आपके पास 3 हो गए। 3 के बाद आगे देखिएगा, कलर भी एक बार चेंज कर लेते हैं ताकि बहुत आराम से अपन को क्लियर दिखे पूरा। 3 के बाद देखिएगा, 3 के बाद क्या हुआ, यहां से स्टार्ट किया, ये गए, ये 4, फिर आप ये देख पा रहे हैं ये 5, और इसी प्रकार ये पूरा का पूरा हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 6। ठीक है, 6 के बाद आप देखें तो यहाँ से ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा 7, ये दिख रहा होगा आपको 8। ठीक है, फिर उसके पश्चात ये देखिए 9, ये हो गया 10, 10 के बाद पुनः यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, ये कितना हो गया, 11, 11 के बाद ये पूरा बड़ा वाला 12, 12 के बाद ये कितना हो गया, 13। ठीक, तो ये आपके पास 13। ठीक है, 13 के बाद इसको देखेंगे तो ये कितना हो गया आपके लिए, 14। ठीक है, तो 14 ट्राइंगल काउंट किए। मैं एक बार वापस इसमें केयरफुली काउंट करा देता हूँ आपको 14। चलिए देख, इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा पेशेंस रखा करो क्योंकि ये गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। देखो आपने स्टार्ट में ये देखो, ये टोटल अब मैं बोल देता हूँ, ये आपको 3 दिखे, और इसके पश्चात ये देखो यहाँ से आपको ये 3 दिखे होंगे, 6 तक काउंट कर लिया आराम से। 6 के बाद आप देखो
ये कितना हो गया 7, 7 के बाद ये कितना हुआ 8। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। 8 के बाद आपने देखा ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये कितना हो गया 9, 9 के बाद ये ट्राइंगल देख रहे हैं तो ये कितना हो गया 10, 10 के बाद आपने देखा यहाँ पे एक ट्राइंगल कितना हो गया 11, 11 के बाद ये ट्राइंगल देखा तो ये कितना होगा 12, 12 के बाद ये कितना हो गया 13। ठीक है 13। अब बीच के सबसे बॉटम पे भी आप देख लो 13, और 13 के बाद में आप लास्ट देखें तो 14, ये 15 और ये सबसे बड़ा वाला ये कितने हो गए 16। तो टोटल साइकिल कितने 16। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस केयरफुली देखना कि इस शेप से आपके पास 3 ट्राइंगल हो गए, इस शेप से आपके पास 3 ट्राइंगल हो गए 6, फिर उसके बाद इस शेप से आपके पास 3 ट्राइंगल हो गए 9, इस शेप से आपके पास 3 ट्राइंगल हो गए 12, 12 के बाद में आपके पास ये देखो ये 13 नंबर ट्राइंगल, यहाँ पे ये 14 नंबर ट्राइंगल, फिर उसके बाद ये 15 नंबर ट्राइंगल और ये कितना नंबर हो गया 16 नंबर। तो टोटल 16 ट्राइंगल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, देखो क्या करें 2 और 5 का यदि अपन लोग डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, तो 2 और 5 का अंतर करो, 2 - 5 तो 3, 3 का घन करें तो कितना आएगा 27। अब देखो 6 12 यहाँ पे कितना आएगा 6, 6 का घन करो तो कितना आएगा 216, 10 7 3, 3 का घन करो तो कितना आ जाएगा 27। तो अब 3 और 8 इनका अंतर लो 5, 5 का घन करोगे तो आपके पास कितना आएगा 125। तो इसका उत्तर हो गया 125, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ने में भी समय नहीं दिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ कुछ अक्षर अनुपस्थित हैं जिन्हें नीचे एक विकल्प में क्रम से दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन को इन रिक्त स्थानों में दिए गए विकल्पों में से रखना होता है और फिर देखना होता है कि क्या श्रृंखला बन रही है। आप एक बार श्रृंखला को थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक W है, W पे रिक्त स्थान है, फिर Y है, फिर Z है। ठीक, ध्यान देना यहाँ पे W था, W के बाद रिक्त स्थान है, फिर एक बार Y आया, फिर एक बार Z आया, फिर उसके बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे 2 बार W आया, फिर X आया, फिर रिक्त स्थान आया, फिर 2 बार Y आया। मार्क करो W के बाद रिक्त स्थान था, परंतु यहाँ पे 2 बार W, फिर क्या आया X। तो मैं क्या कर सकता हूँ माफ कीजिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे रख देता हूँ X। ठीक, तो आप देखो W X Y Z एक बार आ रहा है, फिर यहाँ देखो 2 बार W, फिर X आया, X का रिक्त स्थान है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 बार W आया और यहाँ पे एक बार W आया था, फिर X था, अब यहाँ पे 2 बार W तो हम 2 बार X कर देंगे, तो यहाँ पे X कर दिया और 2 बार Y। तो आप पैटर्न समझ में आ गया होगा, W X Y Z एक बार है, फिर उसके बाद W X X Y Y 2 बार, मतलब W 2 बार है, X 2 बार है, Y 2 बार है, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं Y के बाद आपके पास रिक्त स्थान लिखा हुआ है, तो Y के बाद आपके पास रिक्त स्थान लिखा हुआ है, तो Y के बाद रिक्त स्थान है, इसमें अगर अपन लोग, ठीक है, यहाँ से प्रॉपर वे में देखते रहिएगा, Y के बाद अगर रिक्त स्थान लिखा हुआ है तो इस रिक्त स्थान में हम लोग Z रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि रिक्त स्थान के बाद वापस से Z है तो यहाँ पे आगे Z। तो आप क्या देख रहे हैं 2 बार W, 2 बार X, 2 बार Y, 2 बार Z। ठीक, तो W X Y Z एक बार आया, फिर उसके बाद W 2 बार है, X भी 2 बार है, Y भी 2 बार है और Z भी 2 बार है। फिर यहाँ देखो W W 2 बार, फिर 3 बार X है, तो W W 2 बार के बाद इस रिक्त स्थान है तो यहाँ पे W लिख दें, 3 बार W, 3 बार X, फिर देखो 3 बार बस Y कर दें और 3 बार Z कर दें। तो आपके पास रिक्त स्थानों में क्या आना चाहिए X X Z W Y Z। तो X X Z W Y Z विकल्प क्रमांक 4 में उपलब्ध है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है धन से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। सभी सतहों की एक भुजा पर
2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को लाल रंग से रंगा गया है। इस घन को समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा गया है। कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले घन कितने? ठीक है, तो आपके पास देखो यहाँ पे कुल छोटे घन कितने? 125। अब 125 घनों को हमने 2 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी के साथ 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को लाल रंग से रंगा है। तो हमने बेसिकली क्या किया कि आपके पास एक बड़ा घन था और इसकी जो भुजा थी वो कितने सेंटीमीटर की? 10 सेंटीमीटर की। फिर हमने एक छोटा घन बना दिया, यहाँ पे 125 घन है हमारे पास, तो कुल मिला के हमारे पास 125 घन है। इन 125 छोटे घनों को किस रंग से रंगा है? लाल रंग से। अब आपको बताना है कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले घनों की संख्या ज्ञात करनी। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें कम से कम एक सतह रंगे हुए घन वाले घनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्यों ना हम ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करें जिसकी किसी भी सतह पे रंग न हो, किसी भी सतह पर रंग न हो। तो आप जानते हैं कि यदि हमें ऐसे घनों की संख्या ज्ञात करनी जिसकी किसी भी सतह पर घन न हो, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही साधारण सा सूत्र होता है। उस सूत्र को आप लगा सकते हैं। अगर आप उस सूत्र को लगाएंगे तो तुरंत आपको उत्तर मिलने वाला है। ठीक है, उसका सूत्र होता है x माइनस 2 का घन। यहाँ पे x क्या है? x है बड़े घन की भुजा। ठीक है, बड़े घन की भुजा, क्लियर? बड़े घन की भुजा को छोटे घन की भुजा से विभाजित कर दें तो 10 भाग 2, तो कितना आ जाएगा? 5। तो आप यहाँ क्या करेंगे? 5 माइनस 2 का घन अर्थात 5 माइनस 2 का घन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 3 का घन करिए तो कितना आ जाएगा? 27। तो ऐसे घनों की संख्या जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं है वो कितने हो गए? 27। तो अब हमारे ज्ञात क्या करना है कि कम से कम एक रंगी हुई सतह वाले घन कितने होंगे? तो आपके पास कुल घन थे 125, उनमें से किसी भी सतह पे रंग नहीं है घनों के, वो 27। तो 125 में से 27 अगर माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 98। ठीक है, तो 125 में से 27 आप माइनस कर दीजिए। तो 125 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो आपके पास आया 25। आपके पास कितना आ जाएगा? 98।